कहानी की शुरुआत में हमें एरिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अचानक नींद से जाग उठती है। वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही होती है। एरिस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि हाल ही में एक हकिंग ट्रिप के दौरान उसने अपने छोटे बेटे को खो दिया था। अपने उसी बेटे की याद में वो उसका एक टॉय लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। उसके हस्बैंड को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। वो अपनी कार से जंगल की ओर निकल पड़ती है। कार पार्क करने के बाद वो उस पहाड़ पर चढ़ती है जहाँ हकिंग के दौरान उसके बेटे की डेथ हुई थी। दरअसल उसने वहां अपने बेटे का एक छोटा सा मेमोरियल बनाया हुआ है। वो अपने साथ लाया हुआ टॉय उस मेमोरियल के पास रख देती है। इसके बाद वो पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाती है क्योंकि वो अब अपनी लाइफ खत्म करने का पक्का फैसला कर चुकी होती है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, वहां रिचर्ड नाम का एक आदमी आ जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करने वाली हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिससे मेरा दिल थोड़ा हल्का हो सके। रिचर्ड बताता है कि जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तब उसके पास एक कार थी। एक दिन उसकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई। इस घटना के बाद वो काफी गहरे डिप्रेशन में चला गया था। हालांकि टाइम बीतने के साथ उसने अपनी जिंदगी को फिर से जीने का नया रास्ता ढूंढ ही लिया। एरिस कहती है, तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ। इसके बाद वो भी अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि एक दिन वो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ बिल्कुल इसी जगह ट्रैकिंग के लिए आई थी। जब उसके हस्बैंड एक पेड़ पर अपना और उसका नाम उकेर रहे थे, ठीक उसी टाइम उसका बेटा मार्शमेलो रोस्ट करने के लिए आसपास लकड़ियां ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से सीधे नीचे गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई। एरिस बताती है कि वो आज तक खुद को इस खौफनाक घटना के लिए माफ नहीं कर पाई है। रिचर्ड शांत होकर कहता है, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। एरिस का भी अब सुसाइड करने का इरादा पूरी तरह बदल चुका होता है, इसलिए वो पहाड़ से नीचे उतर आती है। जहां एरिस की कार खड़ी होती है, ठीक वहीं रिचर्ड की कार भी पार्क होती है। दरअसल उसने अपनी कार को एरिस की कार के बिल्कुल करीब खड़ा कर दिया होता है, जिसकी वजह से एरिस अपनी कार के अंदर ठीक से नहीं जा पाती। तभी रिचर्ड उसकी हेल्प करने के बहाने से वापस आता है। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल छाता नहीं होता। असल में वो एक स्पेशल स्टंट डिवाइस होती है जिसे बिजली का शॉक देकर किसी भी इंसान को बेहोश किया जा सकता है। रिचर्ड तुरंत उसी डिवाइस का यूज करके एरिस को बेहोश कर देता है और उसे अपनी कार में मजबूती से बांध कर रख देता है। कुछ देर बाद जब एरिस को होश आता है तो वो तुरंत समझ जाती है कि रिचर्ड ने उसे किडनैप कर लिया है। उसके हाथ में एक स्मार्ट वॉच होती है जिसके जरिए वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन रिचर्ड को इस बात का पता चल जाता है। वो हंसते हुए कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, इसलिए तुम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगी। तभी एरिस को याद आता है कि घर से निकलते टाइम उसने अपनी पॉकेट में एक नाइफ रख लिया था। वो चुपचाप उस नाइफ को बाहर निकालकर अपने बंधे हुए हाथों को खोलने का ट्राई करने लगती है। साथ ही रिचर्ड का ध्यान भटकाने के लिए वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है, लेकिन रिचर्ड कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वो समझ जाता है कि एरिस उसे इमोशनल करके उसका माइंड डाइवर्ट करने का ट्राई कर रही है। इसी बीच एरिस अपने हाथ खोलने में सक्सेसफुल हो जाती है और अचानक से रिचर्ड पर अटैक कर देती है। हालांकि रिचर्ड फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस हाथापाई के दौरान कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे के बाद दोनों किसी तरह कार से बाहर निकल आते हैं। एरिस के हाथ में अभी भी वो नाइफ होता है। वो रिचर्ड से कहती है, अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रिचर्ड एकदम शांत टोन में जवाब देता है, इस सब का कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें एक खास तरह का इंजेक्शन दे दिया है। अगले 20 मिनट में तुम पूरी तरह से पैरालाइज हो जाओगी। तुम आसपास सब कुछ देख और सुन तो सकोगी, लेकिन अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पाओगी। ये सुनकर एरिस वहां से भागने का ट्राई करती है। रिचर्ड उसके पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, इस जंगल से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। 20 मिनट बाद मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और तब तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी। एरिस अपनी स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट करती है और जितनी स्पीड से हो सके वहां से दूर भागने लगती है, जिससे उसे किसी तरह की हेल्प मिल सके। कुछ देर बाद उसकी बॉडी पर उस इंजेक्शन का असर होना शुरू हो जाता है। उसका एक हाथ और एक पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ों के पास जाकर छिपकर लेट जाती है ताकि रिचर्ड उसे आसानी से ना ढूंढ सके। लेकिन वहां बहुत सारी चींटियां होती हैं, जिसकी वजह से उसे अपनी वो छिपने की जगह छोड़नी ही पड़ती है। ठीक उसी दौरान रिचर्ड उसे देख लेता है। एरिस अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जुटाकर जमीन पर रेंगते हुए एक नदी तक पहुंचती है और उसमें छलांग लगा देती है। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए वो पानी के साथ बहते हुए वहां से काफी दूर निकल जाती है। तभी वो अपनी वॉच पर नजर डालती है और देखती है कि टाइमर में अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि यही उसका आखिरी 1 मिनट है जिसमें उसे किसी सेफ जगह तक पहुंचना ही होगा। वो किसी तरह स्ट्रगल करके नदी से बाहर निकलती है और पास की घास पर गिर जाती है। अगले ही पल उस इंजेक्शन का असर उसकी पूरी बॉडी पर हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी अब पैरालाइज हो चुकी होती है।
वो अपने आसपास सब कुछ देख और सुन सकती है, लेकिन अपने शरीर के एक छोटे से अंग को भी हिला नहीं सकती। इसी बीच वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसका पास ही में एक फार्म होता है। वो एरिस को जमीन पर एकदम बेबस हालत में पड़ा हुआ देखता है। वो उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन एरिस चाहकर भी उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं दे पाती। तब वो बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? एरिस सिर्फ एक बार अपनी पलक झपकाती है, जिसका मतलब होता है हाँ। फिर वो पूछता है, क्या तुम अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी हिला सकती हो? इस बार एरिस 2 बार पलक झपकाती है, जिसका मतलब होता है नहीं। वो बूढ़ा आदमी तुरंत समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ बहुत ही सीरियस हुआ है। वो उसे अपनी ट्रॉली में लाद कर अपने घर ले जाता है ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर एक जोर की दस्तक होती है। एरिस तुरंत समझ जाती है कि बाहर रिचर्ड ही हो सकता है। डर के मारे वो बहुत तेजी से अपनी पलकें झपकाने लगती हैं। उसकी आंखों में साफ खौफ दिखाई दे रहा होता है। बूढ़ा आदमी भी महसूस कर लेता है कि मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। इसीलिए वो बिना रिस्क लिए एरिस को घर के अंदर एक सोफा के पीछे छिपा देता है और खुद दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। दरवाजे पर सच में रिचर्ड ही खड़ा होता है, जो एरिस को ढूंढते ढूंढते किसी तरह वहां तक पहुंच गया होता है। वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या अभी अभी यहाँ कोई लड़की आई थी? बूढ़ा आदमी उसकी इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं देता। तब रिचर्ड एक कहानी बनाते हुए कहता है, असल में उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद हम दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया और वो मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। बूढ़ा आदमी स्मार्टली जवाब देता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए पुलिस को कॉल कर देता हूँ। इतना कहकर वो वापस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन रिचर्ड भी जबरदस्ती उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है। बूढ़ा आदमी नाराज होकर उससे पूछता है, तुम बिना परमिशन के मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? तब रिचर्ड खुद को बचाने के लिए रोने का नाटक करने लगता है। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल बातें करता है कि वो सीधा साधा बूढ़ा आदमी भी उसकी बातों में फंसने लगता है। अब वो लगभग एरिस के बारे में उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक रिचर्ड की पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगता है। फोन की वो वाइब्रेशन सुनते ही बूढ़े आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि रिचर्ड ने उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास कोई फोन नहीं है, जबकि फोन तो उसी की पॉकेट में मौजूद था। बूढ़ा आदमी रिचर्ड से कड़क आवाज में कहता है, तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, लेकिन तुम्हारी जेब में रखा फोन तो अभी वाइब्रेट कर रहा है। ये सच सामने आते ही रिचर्ड का असली चेहरा बाहर आ जाता है। वो एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे सीधे सीधे बता दो कि तुमने उस लड़की को कहाँ छिपाया है, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। बूढ़ा आदमी भी बिना डरे बहादुरी से जवाब देता है, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इतना सुनते ही रिचर्ड उस पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी अपनी उम्र के हिसाब से काफी ताकतवर होता है। वो रिचर्ड को एक जोरदार धक्का देकर दूर फेंक देता है। दोनों के बीच एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। इस हाथापाई के दौरान अचानक रिचर्ड के हाथ में कहीं से एक नाइफ आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे उसी नाइफ से उस बूढ़े आदमी पर जोरदार वार कर देता है। बहुत ही गहरी चोट लगने की वजह से उस बूढ़े आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। सोफा के पीछे छिपी हुई एरीज अपनी आंखों से ये सारा खौफनाक सीन देख रही होती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है कि सिर्फ उसकी वजह से एक बेकसूर बूढ़े आदमी की जान चली गई। रिचर्ड को इस बात का अच्छे से पता होता है कि बूढ़े आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया था और बहुत ही जल्द पुलिस की टीम वहां पहुंच सकती है। इसीलिए अपने सारे सबूत मिटाने के लिए वो उस पूरे घर में आग लगा देता है और वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ एरीज की बॉडी में दी गई उस दवा का असर अब धीरे धीरे कम होने लगता है। सबसे पहले उसकी उंगलियां और उसका एक हाथ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी ताकत लगाकर किसी तरह खिड़की पर लगे हुए पर्दे को हिलाने का ट्राई करती है ताकि बाहर खड़े किसी इंसान का ध्यान उसकी तरफ जाए और उसे हेल्प मिल सके। बाहर रिचर्ड उस बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर वहां से बस निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र उस हिलते हुए पर्दे पर पड़ जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि उस घर के अंदर अभी भी कोई ना कोई मौजूद है। रिचर्ड बिना टाइम वेस्ट किए वापस घर के अंदर जाता है और सीधा सोफा के पीछे जाकर देखता है। वहां उसे एरीज पड़ी हुई मिल जाती है। वह उसे उठाकर उस बूढ़े आदमी के ट्रक में डाल देता है और वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है। दरअसल रिचर्ड अब उसे लेकर अपने एक पुराने कैबिन की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में ड्राइव करते टाइम उसे अपनी बेटी का फोन आता है। वो बहुत खुशी के साथ बताती है कि इस बार उसके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ उससे मिलने के लिए उसी कैबिन पर आने वाली है। असल में रिचर्ड कुछ दिन शांति से अकेले बिताने के लिए उस कैबिन में आया हुआ था। वो फोन पर अपनी वाइफ से बात करता है और उसे टालते हुए कहता है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम अकेले रहने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी वाइफ साफ कह देती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं और तुम्हारी बेटी आज शाम तक हर हाल में वहां पहुंच रहे हैं। ये बात सुनकर रिचर्ड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो एरिस को अगवा करके उसी कैबिन में ले जाने वाला था। कुछ दूर आगे चलने के बाद ट्रक का फ्यूल लगभग खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है।
वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उनका कार्ड पेमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए पेमेंट करने के लिए उसे ट्रक छोड़कर अंदर जाना पड़ता है। इसी बीच एरीज की बॉडी पर उस दवा का असर और भी कम हो जाता है। अब उसका एक पैर भी थोड़ा काम करने लगता है। तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा ट्रक के पास आता है और एरीज को देखकर प्यार से हेलो कहता है। लेकिन इससे पहले कि एरीज उस बच्चे को कोई इशारा कर पाती या हेल्प मांग पाती, उस बच्चे की मॉम वहां पहुंच जाती है। वो औरत एरीज को देखकर फील कर लेती है कि कुछ तो बहुत अजीब है। एरीज बिल्कुल एक ही पोजीशन में पड़ी होती है और नॉर्मल नहीं लग रही होती। लेकिन तभी अचानक रिचर्ड वापस आ जाता है। वो ट्रक में बैठता है और बिना देर किए तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ समय ड्राइव करने के बाद वो वापस जंगल के उसी एरिया में पहुंचता है जहां पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी उस डैमेज्ड कार को स्टार्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। तब वो डिसाइड करता है कि वो बूढ़े आदमी के ट्रक की हेल्प से अपनी कार को टो करके वहां से ले जाएगा। लेकिन इससे पहले कि रिचर्ड अपनी कार को टो कर पाता, वहां गश्त करता हुआ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो ऑफिसर रिचर्ड से पूछता है, तुम कौन हो? रिचर्ड एकदम नॉर्मल होकर जवाब देता है, मेरा नाम एंड्रू है। इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए उस ऑफिसर को अपनी आईडी भी दिखा देता है। असल में उसका असली नाम एंड्रू ही होता है। पुलिस ऑफिसर फिर से सवाल करता है, तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो और ट्रक में बैठी ये लेडी कौन है? एंड्रू बहुत चालाकी से कहता है, ये मेरी वाइफ है। इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और ये नशे में है। हमारा आपस में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ही हमारी कार का ये एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर तसल्ली करने के लिए ट्रक के पास जाता है। एरीज उसे सारी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन दवा का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। इसकी वजह से वो ठीक से एक भी शब्द नहीं बोल पाती। हालांकि अब उसका एक हाथ काफ़ी हद तक काम कर रहा होता है। वो बहुत मुश्किल से ट्रक की विंडो को नीचे करती है और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि एंड्रू उससे झूठ बोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गन बाहर निकाल पाता, एंड्रू अचानक उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को अपनी डैमेज्ड कार में डाल देता है और कार में ब्लास्ट करके सारे सबूत मिटाने का ट्राई करता है। फिर वो उस बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर वहां से तेजी से निकल जाता है। दूसरी तरफ एरिस ने बहुत चालाकी से वो सिरिंज चुपके से अपने पास रख ली होती है, जिसमें वो पैरालाइज करने वाली खतरनाक दवा अभी भी बची होती है। वो बस एक सही चांस का वेट कर रही होती है ताकि वो एंड्रू को वहीं दवा देकर उसे सबक सिखा सके। इसी बीच एरिस को मौका मिल जाता है और वो पूरी ताकत से वो सिरिंज उसके पैर में छुपा देती है। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से उसका अंगूठा अभी भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वो सिरिंज का प्लंजर दबाकर उस दवा को एंड्रू की बॉडी में नहीं पहुंचा पाती। एंड्रू दर्द से चिल्लाते हुए तुरंत वो सिरिंज छीन कर फेंक देता है। इसके बाद वो गुस्से में एरिस को एक बोट में बिठाता है और झील के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। बोट में डरी हुई एरिस नोटिस करती है कि एंड्रू के पास एक नाइफ रखा हुआ है। वो किसी तरह उस नाइफ तक पहुंचना चाहती है। तब वो बहुत इमोशनल होकर कहती है, मेरी पॉकेट में मेरे बेटे का एक टॉय है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ के इन आखिरी पलों में वो टॉय मेरे पास रहे। एंड्रू उसकी ये आखिरी बात मान जाता है। जैसे ही वो टॉय देने के लिए उसके करीब आता है, एरिस अचानक उसका नाइफ छीन लेती है और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार कर देती है। इस अचानक हुए हमले से एंड्रू अपना बैलेंस खो देता है और सीधे झील के पानी में गिर जाता है। उसकी गन उसी बोट में रह जाती है जिसे एरिस फुर्ती दिखाते हुए अपने कब्जे में ले लेती है। एंड्रू पानी से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन एरिस बिना रुके उसकी तरफ गोलियां फायर करने लगती हैं। फाइनली एक गोली सीधा जाकर उसे लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब एरिस उस बोट में थकी हारी वैसी ही पड़ी होती है, लेकिन तभी एरिस को रियलाइज होता है कि जिस बोट में वो है उसमें गोलियां लगने की वजह से छेद हो गए हैं और पानी भरने लगा है। उसकी फिजिकल कंडीशन अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई होती, इसलिए वो चाहकर भी तुरंत स्विमिंग नहीं कर पाती। देखते ही देखते कुछ ही देर में वो बोट पूरी तरह पानी से भर जाती है और डूबने लगती है। एरिस भी उस बोट के साथ उस गहरी झील में डूबने लगती है, लेकिन ठीक उसी टाइम उसकी बॉडी पर उस दवा का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसकी ताकत वापस आ जाती है। वो तुरंत तैरकर पानी के सरफेस पर आ जाती है। तभी उसकी नज़र झील के दूसरे किनारे पर पड़ती है, जहां एंड्रू किसी तरह पानी से बाहर निकल आया होता है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और अपनी लाइफ की आखिरी सांसें ले रहा होता है। एरिस पानी से बाहर निकलकर उसके पास जाती है। वो उसकी आंखों में बिल्कुल सीधा देखकर बहुत ही सुकून भरी आवाज़ में कहती है, थैंक यू। वो ये बात इसलिए कहती है क्योंकि इस पूरी खौफनाक घटना ने उसे अपनी लाइफ की असली वैल्यू समझा दी थी, जो वो अपने डिप्रेशन में भूल चुकी थी। बस इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती।